नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पहले दिन से गिरने वाली है, ये बातें हम सुनते आए। फिर भी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल क्या 20 महीने होने तो आ गए, लेकिन अभी भी ये सरकार चल रही है। शुरू के कुछ दिन या कुछ महीने बात अच्छी थी, क्योंकि तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तीनों पार्टियों में बहुत झगड़े शुरू हो गए, एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। फिर भी ये सरकार सुरक्षित है, तो इसलिए सुरक्षित है कि बीजेपी ये सरकार अभी गिराना नहीं चाहती। जब शुरुआत हुई 2019 के आखिर या 2020 के शुरुआत में, या लॉकडाउन शुरू होने के पहले 2020 के पहले 2 महीने में बीजेपी बहुत सारी कोशिश कर रही थी कि ये सरकार गिरे, लेकिन अब बीजेपी ने ये कोशिश बंद कर दी है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। जब तक ये अपने बोझ से गिरेंगे नहीं, तब तक ये सरकार चलती रहेगी। और बात उल्टी हो गई है। बात इसलिए उल्टी हो गई है कि जबकि बीजेपी सरकार को गिराना नहीं चाहती, तो जो 3 पार्टियां इसमें शामिल है, उनमें बेचैनी पैदा हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चलाए तो क्या करे। इनको सरकार गिरे ऐसा भी लगता है। कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार गिरे। लेकिन अगर सरकार गिरेगी तो उसका आरोप अपने पर नहीं आना चाहिए, इसलिए इनकी कोशिश हो रही है। और बीजेपी इसलिए सरकार गिराना नहीं चाहती कि अगर सरकार गिराते हैं तो सरकार बनानी पड़ेगी, और सरकार बनाएंगे तो भी कैसे बनाएंगे, वो भी लंगड़ी सरकार होगी, बिल्कुल लंगड़ी सरकार होगी। जैसे आज ये 3 पार्टियों को कहा जाता है कि 3 पहियों की ऑटो रिक्शा है वगैरह वगैरह, उसी तरीके से बीजेपी की सरकार भी लंगड़ी होगी। भले उसके पास 106 एमएलए हो या 4-5 इंडिपेंडेंट पकड़कर 110 हो, लेकिन 35 सीटों का आंकड़ा कम है। और इसमें अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो जो सपोर्ट करने आएंगे वो तो बीजेपी के साथ खिलवाड़ करेंगे, और बीजेपी फिर एक तरीके से सरकार गिराने में बदनाम हो जाएगी। और दूसरी जगह जो बिगड़ा हुआ गवर्नेंस और कारोबार है, वो चलाने में भी बीजेपी को मुश्किलें आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये होगा कि जो काम बिगाड़ कर आघाड़ी सरकार ने रखा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी बीजेपी को उठानी पड़ेगी। और अगला चुनाव जब भी आएगा उसकी बड़ी भारी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। और अब तीनों पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी में है, वो भी मानती है कि जिस ढंग से पिछले 1.5-2 साल में काम चला है, उससे जनता खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। और ये कोई आलोचक बोले तो बात अलग है, अपोजिशन बोले तो अलग है, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही है। तीनों पार्टियों के विधायक खुश नहीं है, क्योंकि जब वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अपने इलाके में काम करने जाते हैं, घूमते हैं, तो लोगों की रिएक्शन सत्ता में बैठे हुए अलायंस के सब एमएलए को पता चलता है कि लोग उन पर बहुत नाराज हैं। आपने देखा कुछ 2-3 महीने पहले महाराष्ट्र में पंढरपुर चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, और उसमें जो एनसीपी की सीट थी वो भी बीजेपी ने जीत ली। तो इसलिए सत्ता में बैठे जो 3 पार्टियां हैं वो डरी हुई है कि अगर चुनाव में जाएंगे कभी भी तो हम तो हार जाएंगे। इस कारण से एक बात ऐसी हुई है कि जो पार्टियां सत्ता में है, उनके जो एमएलए है, विधायक है,
वो बहुत बेचैन है। उनको पता है कि ये सरकार बनने से हमारा कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, ना हमारे चुनाव क्षेत्र का फ़ायदा हो रहा है, न पार्टी का फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ उनको चिंता रहती है कि अभी एक माना जाता है कि भाई किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो हर विधायक को मिनिस्टर बनना है, मंत्री बनना है, और नगर नहीं बनाया जाता तो उसको गुस्सा आता है, वो नाराज़ होता है, वो बेचैन होता है। तो ये बात ये तीनों पार्टियों में थी और है भी, लेकिन उससे भी बड़ी बेचैनी जो होती है वो फिर विधायक पद के लिए चुनकर आने की बेचैनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अब चुनाव के बाद 2 साल होने को आए हैं। अगले अक्टूबर में 3 महीने में 2 महीने में चुनाव को 2 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि जो इनकी मुदत है टर्म में, विधायक की 5 साल की टर्म होती है, उसमें से तो 2 साल निकल गए, उनके हाथ तो कुछ लगा नहीं है। लेकिन जो कारोबार हुआ है उस कारोबार से जो जनता नाराज़ है, वो अगर जो है विधायक उनको भी हरा दे तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। ये आम विधायक भी जानता है, जो शिवसेना का होगा, एनसीपी का होगा या कांग्रेस का होगा। इसलिए उनको ये सरकार नहीं चाहिए। अगर बीजेपी ट्राई करेगी तो इनमें से बहुत सारे विधायक टूट सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। आपको मालूम है कि अपोजिशन लीडर और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बार बार बताया कि हम ये सरकार गिराएंगे नहीं, हमारे मन में आए तो हम कुछ दिन में सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन हम गिराएंगे नहीं, ये सरकार अपने बोझ से गिरेगी। फडणवीस ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सरकार गिराएंगे तो फिर बनानी पड़ेगी, और बनानी पड़ी तो जो दूसरी पार्टियों से निकलकर आने वाले एमएलए हैं, इनको तो डिफेक्शन एक्ट लागू होगा, फिर उनकी कसरत करो, उनको संभाल के रखो, या तो उनको विधायक पद का इस्तीफा देकर बीजेपी में लाओ और फिर चुन के लाओ। तो जितना आसान कर्नाटक में था या मध्य प्रदेश में था, इतनी आसान बात महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कम से कम 35 से 40 विधायक तोड़ने और जोड़ने पड़ेंगे, और इतने लोगों को फिर से चुनकर लाना ये आसान बात नहीं है। और एक बात है, अगर ऐसे तोड़े और प्रयास भी करें तो दूसरी बात यह है कि ये तो कुछ ना कुछ मिनिस्टरशिप मांगेंगे। अभी इतने लोगों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? इसलिए तकलीफ बीजेपी को भी है कि भाई एमएलए आना चाहते हैं लेकिन हम तो उनको ले नहीं सकते, क्योंकि अब डिफेक्शन एक्ट हम देखेंगे तो 2/3 लोग टूटने चाहिए। यानी शिवसेना के कांग्रेस के समझो 42 है, 42 है, तो 42 में कम से कम 28-29 लोग टूटने चाहिए। उसी ढंग से एनसीपी के भी कम से कम 30-32 एमएलए टूटने पड़ेंगे, या शिवसेना के कुछ 32 एमएलए टूटने पड़ेंगे। तो ये झंझट करके हाथ में क्या आएगा? जो सत्ता आएगी वो भी लंगड़ी रहेगी, क्योंकि जो टूट कर आए वो आपके साथ बहुत समय रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जो काम किया है, जो बिगाड़ दिया है काम, वो संभालने की जिम्मेदारी और फिर इनको चुनकर लाने की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। इसलिए बीजेपी सरकार गिराना नहीं चाहती। इसलिए उद्धव ठाकरे की सरकार आज सुरक्षित इसलिए कि बीजेपी कभी भी, पिछले अगर 2-4 महीने में आप देखें तो बीजेपी ने कभी भी नहीं बोला कि ये सरकार हम गिराएंगे, गिरेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं महाविकास आघाड़ी के नेता, वो बार बार हमारी सरकार नहीं गिरेगी ऐसे बोलते, क्योंकि उनको शक है कि हम में से भी कुछ गड़बड़ होकर ये सरकार गिर सकती है। अच्छा, बीजेपी क्या गेम खेल रही है वो भी समझना जरूरी है। बीजेपी को मालूम है जिस ढंग से महाविकास आघाड़ी काम कर रही है उससे तो वो ज़्यादा बदनाम होती जा रही है। अब देखिए, एक मराठा आरक्षण है, रिजर्वेशन, उस पर मराठा कम्युनिटी गुस्से में है।
ओबीसी गुस्से में है, उनका कुछ पॉलिटिकल रिजर्वेशन चला गया है। स्कूल के बच्चे, उनके अभिभावक, पेरेंट्स नाराज है। हर तबका जो सोसाइटी का है, हर तबका इस सरकार से नाराज है। दुकानदार नाराज है, कारोबारी नाराज है, व्यापारी नाराज है, इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज है, होटल वाले नाराज है। कौन नाराज नहीं है? जो काम धंधे के लिए घर से निकलते भी है, उनके लिए ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, उसका झंझट चालू है। ये सब अगर देखें हम, तो जितने दिन ये सरकार चलेगी उतने दिन वो आम जनता को नाराज ही करती जाएगी, और जितनी जनता नाराज होगी तो वो दूसरी तरफ देखना चाहती है, देखना शुरू कर देती है कि भाई इनसे दूसरा कोई भी अच्छा होगा। इस ढंग से लोग सोचना शुरू कर देते। और बीजेपी का गेम वही है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराना इसलिए नहीं चाहते कि जितना समय ज़्यादा जाए और ये सरकार गिरे, उसके बाद मिड टर्म पोल आना चाहिए, मध्यावधि चुनाव होने चाहिए, तो बीजेपी को अपने आप में मेजॉरिटी मिल सकती है। हाँ, तो बीजेपी किसका इंतज़ार कर रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, वो भी समझना ज़रूरी है। बीजेपी इंतज़ार इस बात का कर रही है कि आज कुछ एमएलए तोड़कर उनको फिर उपचुनाव में जिताना, ये झंझट करने के बजाय अगर मिड टर्म पोल आ जाता है, सरकार गिरती है और मिड टर्म पोल आ जाता है, तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बहुत सारे, यानी 50 से भी ज़्यादा जो विधायक है, जो आज टूटना चाहते हैं, वो आराम से चुनाव के लिए बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी में आ जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, राजनीति जो हम देखते हैं तो हम नेताओं की तरफ देखते हैं, लेकिन हम जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको नहीं देखते। वो जो एमएलए होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और जिसको कभी लगता भी नहीं कि मुझे कभी मिनिस्टरशिप मिलेगी, तो वो उसको लालच होती है, आकर्षण होता है कि मैं भी मंत्री बन जाऊं। लेकिन अगर आसान नहीं है तो कम से कम मैं एमएलए बना रहूं, ये उसकी महत्वाकांक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। जिस ढंग से ये सरकार बनी है, उस ढंग से हम देखें तो बहुत सारे एमएलए हर पार्टी के नाराज उसी कारण से कि उनको लगता है कि भाई सरकार तो हमारी पार्टी की बनी है, लेकिन उससे जनता इतनी नाराज हुई है कि मिनिस्टरशिप तो हमको नहीं मिली है, लेकिन हमारी जो एमएलएशिप है, विधायक पद है हमारा, वो भी निकल जाएगा। और इस डर से उनको बीजेपी में आना है। और बीजेपी को भी मालूम है, बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग संपर्क में है, ये बार बार बोला जाता है। तो सामने क्यों नहीं आते? तो सामने तब तक नहीं आएंगे क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। इसलिए बीजेपी का गेम ऐसा है कि हम तो सरकार गिराएंगे नहीं, तुम अपने बोझ से ये सरकार गिरा दो, मिड टर्म पोल होने दो, और जब मिड टर्म पोल हो जाएगा तो आपके आज के जो बहुत सारे विधायक हैं वो बीजेपी में आएंगे, और हम उनको पार्टी में समाविष्ट करके अगला चुनाव लड़ेंगे, तो अपने बलबूते पर 150 से 170 तक सीटें बीजेपी चुनकर ला सकती है। इसलिए बीजेपी का गेम वेट एंड वॉच है। देखते रहो, ध्यान रखो और संयम रखो, प्रतीक्षा करो, ये बीजेपी का गेम है। क्योंकि अब एक बात फिक्स है कि इस सरकार से मतदाता बड़ी भारी तादाद में नाराज है। वो इंतजार कर रहा है किस दिन ये सरकार को मैं गिरा दूंगा, यानी हरा दूंगा। और तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी समान है, ये इकट्ठा लड़े या अलग अलग लड़े। भले कांग्रेस बोलती हो कि हम खुद के बलबूते पर, स्वबल पर लड़ेंगे, लेकिन वो स्वबल पर तो हारने वाले हैं, अपने ही ताकत पर लड़ेंगे तो भी हारेंगे। और तीनों पार्टियां अगर अलायंस करके भी लड़ती है, फ्रंट बना के लड़ती है, तो भी तीनों पार्टियां अगले चुनाव में हारने वाली है। और बीजेपी का इंतज़ार वही है। इसलिए बीजेपी
आज पॉसिबल होगा तो भी ये सरकार गिराएगी नहीं, और बीजेपी गिराना नहीं चाहती, इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।